Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name our clothes. हमारे कपड़े, हम हर ओकेजन के लिए हमें कपड़े चाहिए होते हैं ना, बाहर जाने के लिए अलग, घर में रहने के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग। तो कपड़े हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को हर तरह के वेदर से, हर तरह की कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, राइट। कभी भी हमें कैसे भी, अगर ज़्यादा धूप होती है तो हम अपने कपड़ों से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं, ज़्यादा ठंड होती है तो हम अपने कपड़ों से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्लोथ्स के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, चलिए लेट्स शुरू करते हैं। वैसे लेट्स वार्म अप, एक वार्म अप एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं पहले। राइट द ड्रेसेस यू वियर ऑन द फॉलोइंग ओकेजन। सो इन फॉलोइंग ओकेजन में आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं ये आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे आप घर में क्या पहनते हो, फंक्शंस में क्या पहनते हो, एट मैरिजेस किसी की शादी में क्या पहनते हो, किसी फेस्टिवल पे क्या पहनते हो, या मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है तो किस तरह के कपड़े पहनते हो, ये आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ये जो यहाँ पर आपको ये चैप्टर बताया गया, लिखा गया आपके लिए कि इसमें क्या है, इसमें आपको पता चलेगा आवर क्लोथ्स के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। निखिल्स मदर इज़ फेड अप। निखिल की मम्मी जो थी वो बहुत परेशान हो चुकी थी। निखिल हर ओनली सन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद टॉयज़। उनका निखिल जो एक उनका इकलौता बेटा था, उसको बहुत शौक था टॉयज़ से खेलने का। वो सारे दिन बस अपने टॉयज़ के साथ खेलता रहता था। हिज फेवरेट टॉय इज़ हिज टॉय स्पोर्ट्स कार। उसकी फेवरेट, उसका टॉय क्या था, उसका टॉय स्पोर्ट्स कार जो था वो उसका फेवरेट था। निखिल ऑल्सो लव्स वियरिंग डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। दिन में वो कई बार अपने कपड़े चेंज करता था अकॉर्डिंग टू टाइम के, कि अब खेलने का टाइम है तो ये कपड़े पहन लिए, खेल के वापस आया तो चेंज कर लिया, नाइट में सोते समय चेंज कर लिया, मॉर्निंग में चेंज कर लिया। तो इस तरह से वो दिन भर में तीन चार बार अपने कपड़ों को चेंज कर लेता था। बट ही हैज़ अ बैड हैबिट, मगर उसकी एक बहुत गंदी आदत भी थी। ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज टॉयज एंड क्लोथ्स एंड लीव्स देम वेयरएवर दे आर। ओके, सो क्या करता था, वो अपने टॉयज से खेलता था, उसे कपड़े पहनने का भी शौक था, मगर वो उनका कभी ख्याल नहीं रखता था, उन्हें ध्यान से रखता नहीं था कि अगर मैंने ये कपड़े यूज़ कर लिया है तो मैं इसे वॉशिंग मशीन में या कहीं ऐसी जगह पे रख दूँ जहाँ गंदे कपड़े रखे जाते हैं। अगर मैं टॉयज़ के साथ खेल चुका हूँ तो अपने उन टॉयज़ को उनके बॉक्स में या उनके कबर्ड में रख दूँ, ऐसा नहीं करता था, वो कहीं भी उन्हें छोड़ देता था। नाउ ही हैज़ थ्रोन हिज क्लोथ्स ऑन द फ्लोर येट अगेन। उसने फिर से अपने कपड़े खोल के ज़मीन पर फेंक दिए थे। How many times I have told you to put your clothes away neatly? उसकी मम्मी ने उसकी मम्मी ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपने कपड़े तमीज से साफ तरीके से रखा करो। निखिल श्रग्स, निखिल ने अपने कंधे को इस तरह से हिलाया। They are just clothes, माँ, he says. उसने बोला मम्मी ये तो सिर्फ कपड़े हैं, क्या हुआ अगर फेंक दिए तो। Just clothes? Just clothes? Do you know how many people have to work hard to make this? उसकी मम्मी ने पूछा, आस्क माँ, उसकी मम्मी ने पूछा क्या तुम्हें पता है कितने लोग लगते हैं एक कपड़ा बनाने के लिए, कितने लोगों की कड़ी मेहनत के बाद एक कपड़े बनते हैं। शी होल्ड्स अप हिज फेवरेट रेड टी शर्ट। व्हाट डू यू मीन? उन्होंने उसकी एक फेवरेट टी शर्ट को हाथ में ले रखा था और तो बच्चे ने पूछा कि क्या मतलब है आपका। तो मम्मी ने उसको बताना शुरू किया, फार्मर्स, मिल वर्कर्स, डायर्स, टेलर्स, शॉप ओनर्स, सो मैनी पीपल सेज। माँ ने बताया कि फार्मर लगता है, मिल में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो लगते हैं, डायर्स जो कलर करते हैं कपड़ों को वो लगते हैं, टेलर्स जो काट के कपड़ों को सिलते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, फिर शॉप ओनर्स। ये कपड़े जो हैं ये ज़मीन में पहले कपास की खेती की जाती है, कपास मतलब कॉटन की, फिर उनमें से कॉटन निकलता है, फिर उन कॉटन को मिल वर्कर्स जो हैं उनमें थ्रेड बनाते हैं, उन थ्रेड से वो कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर डायर्स के पास जाता है जो उन्हें कलर्स करते हैं, कलर करने के बाद टेलर के पास जाता है जो उनके कटिंग करके उनको शेप देता है कि छोटे बच्चे की टी शर्ट बनानी है कि बड़े बच्चे की शर्ट बनानी है ना। और फिर ये जो कपड़े हैं ये बनने के बाद फिर शॉप ओनर के पास जाते हैं, जब शॉप ओनर उन्हें सेल करते हैं और हम उनके पास से खरीद के लाते हैं। सो इतने सारे लोग लगते हैं, सो मैनी पीपल। उसकी मम्मी ने बताया कि इतने सारे लोग लगते हैं। निखिल इज ईगर टू नो मोर नाउ, टेल मी मोर, ही आस्क। सो अब निखिल को उत्सुकता बढ़ी कि इतने सारे लोग, तो उसको जानना था कि ऐसा कैसे होता है।
वेल द टी शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन. सो टी शर्ट जो है वो कॉटन से बनी है. इजंट इट? बनी है ना. बिगिन्स माँ ने कहना शुरू किया. इमेजिन अ फार्मर फार अवे. ही प्लांट कॉटन सीड्स एंड लुक आफ्टर देम पेशेंसली फॉर 2 months. ओके, सो एक उसकी मम्मी ने उसे बताना शुरू किया कि जो ये टी शर्ट होती है वो कॉटन से बनी होती है ना. तो उसकी माँ ने उसे ऐसे बताया कि फार्मर जो होता है बहुत दूर, आप इमेजिन करो, ध्यान ऐसा सोचो कि बहुत दूर एक फार्मर है जिसने अपने जो खेत हैं उसमें प्लांट कॉटन सीड्स डाले हैं और अब वो पेशेंसली 2 महीना उनकी देखभाल करता है, उनको पानी देता है, टाइम टाइम पे खाद देता है, उनमें कीड़े लग रहे होते हैं तो उन्हें हटाता है ताकि वो 2 महीने बाद कॉटन उसमें से निकले. तो 2 महीने तक वो पेशेंसली वेट करता है. द फ्लावर केम एट लास्ट. 2 महीने बाद जब उस कॉटन के प्लांट में से फ्लावर निकलते हैं, देन दे विदर एंड फॉल बट द पॉट्स रिमेन. तो वो वहाँ से 2 महीने बाद जब उसमें से वो निकलता है, फ्लावर निकलता है, तो वो विदर हो जाते हैं और फॉल हो जाते हैं, पर पॉट जो होता है वो वहीं रिमेन रहता है. दे आर कॉल्ड बॉल्स. ओके, सो क्या होता है कि यहाँ पर उन्हें बॉल्स कहा जाता है. ठीक है, जो पॉट रह जाता है, रिमेन रह जाता है, उसको कहते हैं बॉल्स. शी कीप ऑन सेइंग द बॉल्स राइपन एंड टर्न ब्राउन. सो जो फूल है वो हुआ, झड़ गया, गिर गया, ठीक है, बस उसके नीचे का जो पॉट है वो एज इट इज रहता है. वो पॉट भी क्या होगा, उसको छोड़ दिया जाता है. वो पॉट जब पक जाता है, पकने के बाद वो ऐसे करके खुलता है, उसका मुंह खुलता है, टर्न हो जाता है वो ब्राउन, और उसके बाद उसका मुंह ऐसे बस्ट कर जाता है. Okay, now she keeps saying the ball ripen and turn brown, and one day they burst open and out comes the white cotton. और जब वो ऐसे करके फटता है तो उसमें से कॉटन जो है वो दिखना शुरू हो जाती है कि अंदर कॉटन है. ओह, आई हैव सीन देम ऑन द ट्री इन कुमार्स अंकल हाउस, एक्सक्लेम निखिल. निखिल ने बोला, अरे हाँ मैंने भी देखा है, वो बगल वाले जो कुमार अंकल है ना, उनके घर पे जो पेड़ है उसमें. कुमार अंकल इज हिज नेबर. कुमार अंकल जो थे वो उसके पड़ोसी हैं. यस, दैट इज अ कॉटन ट्री. तो तुमने देखा है ना कि कॉटन ट्री, हाँ वही कॉटन ट्री है. वेरी गुड निखिल. उसकी माँ ने उसे बोला कि वेरी गुड निखिल, तुमने देखा, तुम्हें पता है कि कॉटन ट्री में से किस तरह से कॉटन निकलता है. सेज माँ स्माइलिंग. डू यू वॉन्ट टू नो वॉट हैपन नेक्स्ट? आस्क माँ. माँ ने पूछा, क्या तुम्हें जानना है कि आगे क्या होता है, इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है? यस माँ, इट सीम्स रियली इंटरेस्टिंग. उसने बोला कि हाँ मम्मी, मुझे जानना है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. सेड निखिल जंपिंग अप एंड डाउन. उसने उछलते हुए बोला मम्मी को, हाँ मम्मी मुझे जानना है कि क्या होता है इसके बाद. द फार्मर देन कलेक्ट्स द कॉटन एंड सेंड इट टू द कॉटन ग्रिन. कॉटन जिन में भेज देते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि कॉटन को उस बड से अलग किया जाता है ना, एक एक उस पॉट को खोलकर उनमें से कॉटन्स को अलग किया जाता है. तो अब वो फार्मर जो होते हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं पूरे कॉटन को और उसको वहाँ से कॉटन जिन में भेज देते हैं. द जिन इज अ मशीन दैट हैज़ अ लॉट ऑफ टीथ. अब ये जो जिन है इसके पास क्या है, ये एक मशीन है जिसमें बहुत सारे टीथ होते हैं. ओके, इट टेक्स आउट द सीड एंड फाइबर फ्रॉम द कॉटन. Then the cotton is made into bundle called bales. अब क्या हुआ, अब उसमें जाने के बाद से सीड अलग हो जाते हैं और कॉटन जो है वो अलग हो जाती है. अब इस कॉटन को एक बंडल में बना लिया जाता है और इससे कहा जाता है बेल्स. एंड सोल्ड इट टू अ टेक्सटाइल मिल. अब टेक्सटाइल मिल को ये कॉटन जो है वो सेल कर दिया जाता है. उसकी माँ ने कहा, सेज माँ, एट द मिल द बेल्स आर क्लीन्ड फर्दर टू रिमूव द शॉर्ट फाइबर्स. ओके, अब क्या होता है कि वो जब मिल में चले जाते हैं तो वहाँ पर फिर उनकी सफाई होती है. ठीक है, वापस से उनकी सफाई करके उनमें से शॉर्ट फाइबर्स को अलग कर दिया जाता है. ओनली द लॉन्ग वंस आर यूज टू मेक यान. सो अब बड़े और लंबे जो फाइबर्स होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है यान बनाने में. यान मतलब रुई, एक गोला, रस्सी, धागा, किसी भी चीज़ के गोले को यान कहा जाता है. ओके, द यान इज देन टेकन टू अ लूम दैट टर्न इट इनटू द क्लोथ. अब इस यान को, इस धागे को ले जाके एक लूम में डाला जाता है जिसमें ये बुनाई करके क्लोथ क्रिएट करता है, क्लोथ बनाता है. द क्लोथ इज देन ब्लीच्ड, डाइड, प्रिंटेड एंड सो ऑन. फिनिशेज माँ. माँ ने ख़त्म करते हुए बोला कि लूम में ले जाने के बाद जब इसका कपड़ा बना लिया जाता है, फिर उस कपड़े को ब्लीच किया जाता है, फिर उसे डाई किया जाता है, उस पर प्रिंट लगाया जाता है. इस तरह से ये प्रोसेस चलती है.
वॉट डज ब्लीच्ड मीन्स से आस्क निखिल। निखिल ने पूछा ब्लीच्ड का मतलब द कॉटन द क्लोथ यू गेट फ्रॉम द लूम लुक्स ग्रे। जो हमें कॉटन से जो हमने यान बनाया था उससे जब हम लूम में भेजते हैं तो लूम से जो कपड़ा बन के आता है तो वो ग्रेइश कलर का दिखता है, ठीक है, प्रॉपर वाइट नहीं दिखता, तो उसको ब्लीच किया जाता है। इट बिकम वाइट बाय ब्लीचिंग एक्सप्लेन्स माँ ने बोला तब उसे ब्लीच किया जाता है, और ब्लीच करके क्या होता है उसको वाइट किया जाता है, सफ़ेद बनाया जाता है। द क्लोथ देन गोज टू अ शॉप विच गिव इट टू अ टेलर टू स्टिच दीज टी शर्ट्स सेज माँ ने बोला फिर इस लूम से जब ब्लीचिंग होकर कपड़ा तैयार हो जाता है तो ये कपड़ा जो है टेलर्स के पास जाता है। टेलर इसका काट के टी शर्ट या शर्ट या जो भी आप रेगुलर वियर में जो कुछ भी पहनते हो फिर वो टेलर्स को वहाँ पर वो सिलते हैं उसे। निखिल ग्रैब द टी शर्ट फ्रॉम माँ एंड सेज आई नेवर न्यू देयर वॉज सच अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड माई क्लोथ्स। ही फोल्ड हिज टी शर्ट नीटली एंड कीप इट इन द कबर्ड। ओके, अब निखिल को जब कहानी पता चले कि एक टी शर्ट को बनाने के लिए जो वो सिंपली दुकान पे जाता है, सेलेक्ट करता है, ख़रीद के ले आता है, उसके पीछे इतने सारे लोगों की मेहनत लगी, तो उसने क्या किया, अपनी मम्मी के हाथ से टी शर्ट को लिया, उसको अच्छे से फोल्ड किया, नीटली उसको फोल्ड करके और उसको ले जाके अपने कबर्ड में रख दिया जहाँ से उसको वो निकाल कर लाया था पहनने के लिए। फ्रॉम नाउ ऑन आई शेल टेक केयर ऑफ माई क्लोथ्स वेल ही प्रोमिसेस। उसने बोला कि आज के बाद मैं अपने कपड़ों का पूरा ध्यान रखूंगा। समथिंग वाइट एंड फ्लफी फ्लोट्स इन थ्रू द विंडो कॉटन सेज निखिल। द पॉट्स ऑन द ट्री इन कुमार्स अंकल हाउस मस्ट बी बर्स्टिंग। पुटिंग ऑन हिज शूज ही रन्स आउट ऑफ द हाउस टू वॉच। अब उसकी खिड़की से कुछ चीज़ वाइट कलर की फ्लफी जो थी वो उसके रूम में फ्लोट करती हुई चली आई। उसको देखकर निखिल समझ गया कि ये कॉटन है। उसने बोला ये जो कुमार अंकल के घर जो कॉटन के पॉट ट्री है उसके जो पॉट्स है वो बस्ट करना शुरू कर रहे हैं, और ये देखने के लिए वो अपने शूज़ को पहनता है और घर से बाहर चला जाता है। सो एक कपड़ा जो है हम पहनते हैं, यूज़ करते हैं और उसके बाद उसे ज़मीन पे फेंक देते हैं, या एक बार पहनने के बाद हमारा मन नहीं करता पहनने का। तो आपको पता था इससे पहले कि कपड़ा बनाने के पीछे इतनी बड़ी प्रोसेस होती है? आप तो सिर्फ शॉप पे जाते हो, वहाँ से कपड़े खरीदते हो, लाते हो, पहनते हो। मम्मी ने अगर उसे 2 या 3 बार पहना दिया, आपका मूड नहीं होता, उसके बाद आप पहनते भी नहीं हो। बट आपको ये जानना ज़रूरी था कि इसके पीछे इतने लोग मेहनत करते हैं, है ना। एक फार्मर से शुरू होती है ये स्टोरी और आपके घर तक आती है। तो ये पूरे के पूरे प्रोसेस में इतने लोगों की मेहनत लगी है। अगर आपको कपड़ा पसंद नहीं भी है तो दूसरे की मेहनत के लिए उस कपड़े को पहन लिया करें, ठीक है। सो इस तरह से अपने कपड़ों का ध्यान रखें, अपने टॉयज़ का ध्यान रखें, क्योंकि टॉयज़ भी ऐसे ही एक लंबी प्रोसेस से बनकर आपके पास आते हैं। तो अपनी चीज़ों का ध्यान आपको खुद से रखना पड़ेगा ताकि आप उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकें। वर्ड मीनिंग फेड अप मतलब अपसेट, दुखी होना, परेशान होना, है ना। श्रग लिफ्टिंग शोल्डर टू इग्नोर समथिंग, ऐसे करके श्रग कर देते हैं। नाउ पेशेंटली वेट विद वेट, बहुत आराम से बहुत समय तक वेट करना किसी भी चीज़ का, बिना गुस्सा या बिना किसी परेशानी के। नाउ ब्रेन टेस्टर आंसर जोन टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको इसमें भी टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। निखिल हैज़ थ्रोन हिज डैश ऑन द फ्लोर येट अगेन। सो निखिल ने क्या फेंका था ज़मीन पर दोबारा? नंबर 1 पे ऑप्शन है क्लोथ्स, नंबर 2 पर है बैग और नंबर 3 पे है लंच बॉक्स। यस, उसने फेंके थे अपने क्लोथ्स को ज़मीन पर, है ना। सो यहाँ पर और भी इस तरह के 4 मोर क्वेश्चंस हैं जिनको आप पढ़ेंगे और ऑप्शन दिए गए उनमें से फिल करेंगे। नाउ क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको फिल करना है इन बॉक्सेस में। डू यू नो हाउ मेनी पीपल हैव डैश हार्ड टू मेक दिस। यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको चैप्टर में मिल जाएंगे। ये आप जैसे ये वाला पहला सेंटेंस जो है ये इसकी मम्मी ने उसको बोला था कि डू यू नो हाउ मैनी पीपल हैव वर्कड हार्ड टू मेक दिस। तुम्हें पता है कि कितने लोगों की मेहनत लगती है इस कपड़े को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वर्कड, आप उसको इसमें फिल करेंगे। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप पढ़ेंगे और आपको नहीं भी आंसर मिले तो आप चैप्टर में से एक बार चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर आपको क्या फिल करना है। ओके, सो 1 एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। नाउ राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो स्टेटमेंट में आपको फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट, निखिल्स मदर इज फेड अप विद हिज गेम्स।
निखिल की मदर जो थी वो उसके गेम्स से फेडअप हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, या आपको चैप्टर पढ़ के या अपना अगर चैप्टर प्रॉपरली पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि उसकी मम्मी उसके टॉयज से फेडअप हो गई थी, गेम्स से नहीं, है ना। सो यहाँ पर आप फॉल्स एफ पुट करेंगे। ओके, नाउ मैथ बाकी भी जो स्टेटमेंट है आप इसी तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या लिखा है। सो स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 है क्यूरियस। क्यूरियस को आप मैच करेंगे एफ से। ईगर टू नो, ओके। विथर, विथर का ऑप्शन जो है वो है ड्राई अप एंड फॉल, ई। पॉट्स, पॉट्स क्या होते हैं, डी ऑप्शन, अ पाउच दैट कंटेन्स सीड्स ऑफ अ प्लांट। फाइबर्स आर स्मॉल थ्रेड, ऑप्शन ए। लूम, एन इंस्ट्रूमेंट टू टर्न क्लोथ, ओके। 5 ऑप्शन जो है वो मैच करेगा बी से। और 6 है ग्रैब, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली, किसी से किसी भी चीज़ को सडनली ऐसे खींच लेते हैं ना पकड़ने के लिए, उसको कहते हैं ग्रैब करना। तो ये सी ऑप्शन से मैच करेगा। तो यहाँ होपफुली आपने सारे मैच कर लिए होंगे। नाउ क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर। मैं इसमें आपको फर्स्ट का आंसर बता देती हूँ, रेस्ट आप अपने आप खुद करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई इज निखिल मदर फेडअप? निखिल की मदर क्यों फेडअप थी? निखिल की मदर फेडअप थी उस जो निखिल था उसके खेलने की आदत से। तो निखिल मदर इज फेडअप बिकॉज निखिल इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विथ टॉयज, ओके। सो निखिल की मम्मी जो थी बहुत फेडअप थी क्योंकि वो निखिल जो था सारे दिन अपने टॉयज के साथ खेलता रहता था, है ना। और उसकी एक बैड हैबिट क्या थी? उसकी बैड हैबिट ये थी कि वो किसी भी चीज़ का केयर नहीं करता था, इसलिए उसकी मम्मी उससे फेडअप थी। What does the farmer do? What are balls? What are gin? What does bleach mean? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे अगर आप चैप्टर को एक बार फिर से रीड करेंगे तब। ओके, ग्रामर जोन। यूज़ ऑफ इज एम आर। इज एम आर का इस्तेमाल हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं, ये हम इस ग्रामर जोन में पढ़ेंगे। वी यूज़ इज आर एम टू शो द इवेंट दैट आर हैपनिंग एट प्रेजेंट। जब भी हम किसी प्रेजेंट चीज़ की बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसमें इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इज यूज विद ही शी इट। इस का इस्तेमाल करते हैं हम ही शी और इट के साथ, जबकि एम का इस्तेमाल, एम इज़ यूज विद आई। एम का इस्तेमाल हम सिर्फ आई के साथ करते हैं। आई एम, है ना, जैसे आई एम का इस्तेमाल करते हैं, आई इज़ नहीं लगाते, आई आर नहीं लगाते, आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक दैट। आर इज़ यूज विद यू, वी एंड दे। तो आर का इस्तेमाल हम करते हैं वी, यू और दे के साथ। वी यूज वॉज एंड वर टू शो द इवेंट दैट हैपन इन द पास्ट। इज एम आर जहाँ हमने यूज़ किया, अगर कोई चीज़ पास्ट में हो गई, मतलब एक दिन पीछे की बात अगर हम करें तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, उसकी जगह हम लगाते हैं वॉज और वर। तो वी यूज वॉज विद ही शी इट एंड वी यूज वर विद यू, वी एंड दे। आई का इस्तेमाल हमेशा आई वॉज, आई का इस्तेमाल, आई के साथ भी वॉज का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको वॉज एंड वर का और इज एम आर का इस्तेमाल दिया गया है और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1 बता देती हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग इज, एम और आर इन द ब्लैंक्स। द वेदर इज प्लीजेंट। यहाँ हम वेदर सिंगल चीज़ के बारे में बात करें तो वेदर जो है वो एक प्लीजेंट है आज के दिन में, है ना। तो इज प्लीजेंट, वेदर इज प्लीजेंट टुडे। तो यहाँ फर्स्ट का ऑप्शन है इज। ऐसे ही आप बाकी फिल पढ़ोगे और उसके अकॉर्डिंग फिल करोगे। राइट वॉज और वर इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज में वॉज और वर का इस्तेमाल करना है। इट डैश अ ब्यूटिफुल डे एंड देयर डैश नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे एंड देयर वर नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। ओके, सो यहाँ पहले में वॉज और दूसरे वाले में वर आएगा। इस तरह से आप बाकी फिल कर लेंगे। कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग। आई सी अ रेनबो। यहाँ पर फिर एक पोम है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई सी अ रेनबो ऑफ कलर्स, वे अप हाई, लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स ऑफ कलर्स पेंट अक्रॉस द स्काई। आई कैन पेंट अ रेनबो, पेंट इट विद माई हैंड्स, अप एंड ओवर and down across the land. First comes red and orange, then yellow and green. Last comes blues and purple colors I have seen. So यहाँ पर उस बच्चे ने एक रेनबो देखा है, वो उसको बता रहा है कि किस तरह से एक रेनबो है, बहुत ऊंचा है, हाई है स्काई में, बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, बेंट हो रखी हैं, मतलब झुकी हुई हैं, ऐसे शेप में है, आर्क शेप में,
ठीक है। और उसने बोला कि मैं भी एक रेनबो ड्रॉ कर सकता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, इधर से लेकर लैंड तक जैसे ये बनाया हुआ है वैसा, क्योंकि इसमें और मैंने जो कलर्स देखे हैं वो ऐसे हैं कि रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है, ब्लू है, पर्पल है, जो भी कलर उसने देखे वो यहाँ पर उसने बताया कि यहाँ पर ये कलर्स हैं जो मैं अपने रेनबो में फिल कर सकता हूँ। स्पीकिंग, राइट अलाउड द अबव आफ्टर योर टीचर रिसाइट इट एंड टेल अबाउट इफ यू हैव एवर सीन अ रेनबो, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट, राइट डाउन। ओके, सो टीचर जब ये पोएम आपके सामने रिसाइट करे तो आपको उनके साथ साथ ज़ोर से बोलना है, और अगर आपने कभी एक रेनबो देखा है तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो आपको यहाँ राइट डाउन करना है। ओके, नाउ एक्टिविटी जोन, राइट डाउन सम फैब्रिक नेम, कुछ फैब्रिक के नेम्स लिखने हैं। लाइक फैब्रिक बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि फैब्रिक सिर्फ कॉटन ही नहीं होता, कॉटन होता है, सिल्क होता है, पॉलिएस्टर होता है, नायलॉन होता है ना, इसमें कुछ ब्लेंडेड कपड़े भी आते हैं जिसे कॉटन और सिल्क को ब्लेंड करके भी क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह का रेयॉन हो गया कपड़े, क्रेप हो गया, इस तरह के अलग अलग जो फैब्रिक है ना उनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। वो अपने फैब्रिक जो है वो अपने अपने अलग अलग नामों से जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम अलग अलग तरह का फैब्रिक मांगते हैं, उस फैब्रिक से फिर हम उस तरह के क्लोथ्स को डेवलप करते हैं। सो यहाँ पर उन फैब्रिक्स का बस आपको नाम लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। ओके, नाउ प्ले जोन, अनस्क्रम्बल द गिवन वर्ड विद द हेल्प ऑफ हिंट, हिंट को पढ़ना है और अनस्क्रम्बल करना है, मतलब यहाँ वर्ड तो लिखा है बट वो स्क्रम्बल्ड में है, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, आपको उसको अनस्क्रम्बल करना है और प्रॉपर तरीके से इस वर्ड को यहाँ पर लिखना है। सो नंबर 1 पे है जो ऑप्शन दिया है उसमें आपको हिंट दिया है कॉटन पॉट्स, कॉटन पॉट्स को हम कहते हैं बॉल्स कहते हैं ना, तो यहाँ पर आप उसको स्पेलिंग यहाँ पर सही करके यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ये बहुत इजी है, या ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एक बार रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ भी हो गई, होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसका पेंडिंग जितना भी एक्सरसाइज है वो अब आप खुद से करेंगे, एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड ज़रूर कर लीजिएगा।